नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 3 में। हम अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से बैंकों पे जो प्रेशर है, बैंकों का जो लोन्स है और जिस तरीके से मूडीज़ की और इकरा की रेटिंग्स आई हैं, जैसे एसेस क्वालिटी का असेसमेंट हुआ है, क्वालिटी रिस्क क्या है। हमने 2 लेक्चरों में आंकड़ों के हिसाब से बात की। आज हम उसी कंटेक्स्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मूडीज़ की बात करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें हमने जैसे पहले कहा था कि प्री कोविड में जो अमाउंट है, हमने आंकड़ों के लिहाज से पिछले 2 लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल से बात की है, इसके फ्लिप साइड पे बात की है। और हमने इसको एक्ट ऑफ गॉड जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है, वो कितना सही एक तरीका का एक्रोनिम है या नहीं है, इस पे बात कर चुके हैं। इसके बाद ये कामिल साहब का जो पैनल है, इनकी जो रिकमेंडेशंस है वो मान ली गई हैं। कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, एग्जाम परस्पेक्टिव से नाम इंपॉर्टेंट है। और कितना किस सेक्टर को मार पड़ी है, कैसे पोस्ट कोविड को आप जोड़ेंगे तो 32 लाख 48 हज़ार करोड़, इसके बाद एनबीएफसी आप जोड़ दीजिए तो ये भयावह अमाउंट है। इस पर हम बात कर चुके हैं आंकड़ों के लिहाज से। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि जो सेक्टर्स हैं आपके, जो पेंडेमिक से इफेक्ट हुए हैं, कॉर्पोरेट लेंडिंग की तरफ अगर हम बात करें सिर्फ, तो इसमें इश्यू ऑफ डेब्ट को हम आगे जोड़ेंगे। तो इसमें अगर हम वाइल एसेट क्वालिटी रिस्क की अगर बात करें, जो मूडीज का स्टेटमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है। और मूडीज की जो रीडिंग्स हैं, दुनिया में सबसे नंबर 1 माना जाता है इसे। इसके बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिर तीसरे नंबर पे फिच है। इंडिया में इक्रा, क्राइसिल, तो ये बहुत रेप्यूटेड है। और मूडीज ने बैंकों की लैंडिंग क्रेडिट कैपेसिटी इनफैक्ट घटा दी है, जिसमें स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंक हैं और जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है। और इसमें कोई प्राइजेस नहीं है गैस करने के लिए कि उसमें पंजाब नेशनल बैंक भी है। पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और इसमें जो मूडीज़ की जो रेटिंग है वो काफ़ी मायने रखती हैं और काफ़ी सीरियसली ली जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो इन्होंने इंडियन बैंक्स के लिए कहा है, जो कंट्री, इन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो हमारा कॉरपोरेट है हिंदुस्तान का, वो इम्यून नहीं है, या उनके पास कोई एक तरीके का सुरक्षा कवच नहीं है, या वो उससे बेअसर हों, ऐसा नहीं है। उनसे उनको कोई अभेदान नहीं मिलने वाला। जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इकोनॉमी के अंदर, जो जीडीपी श्रिंक हुई है, जो कॉन्ट्रैक्शन आया है क्वार्टर 2 में, स्टेटिस्टिकल जगरी से थोड़ी हालत संभलेगी, लेकिन क्वार्टर 3 में एक्सपोज हो जाएगा सब कुछ। और क्वार्टर 4 तक आते आते हमें वाकई एहसास हो जाएगा कि हम बहुत देर कर चुके हैं। टेक्टोनिक शिफ्ट्स हमारी इकोनॉमी के अंदर आ गए हैं, और वहाँ से फिर एक लीडरशिप उठेगी। वहाँ से विजन चाहिए, स्टेट्समैनशिप चाहिए इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने की, जो प्री 2014 के लेवल्स में थे, या $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हमारी थी। 5 ट्रिलियन तो आप भूल जाइए। बजट के दौरान मैंने उस पर भी बात की थी कि आपको 20 से 22 साल लगेंगे अगर आप 8-9% से ग्रो करेंगे। वो आंकड़ों के हिसाब से मैंने जस्टिफाई किया था। और उसमें जो पब्लिक डेप्थ है, आप ये बजट के आसपास के मेरे लेक्चर्स देखिएगा, मैंने इस पर बहुत डिटेल से बात की है। और चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इकरा ने ये कहा है कि 10 ट्रिलियन रुपीज़ या 8% जो लोन्स हैं वो रिकास्ट हो जाएंगे न्यू फ्रेमवर्क में, जो इकामत कमेटी के सजेशन पे है। और 1 लाख करोड़ जो है वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ के बराबर होता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि 10 ट्रिलियन कितना जाएगा। इसके बाद इनकी प्रोग्रेस जो विटनेस की गई है, इसके बाद वैल्यू टर्म्स की या इसमें डेप्थ की, ये इकरा के हिसाब से हम देखने वाले हैं। और फीलिंग्स ऑफ प्रिडिक्शन, इन सब का मायने क्या है, फिर इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, फिर इनकी कंक्लूजन क्या है, फिर उससे अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता क्या निकलेगा। इन सारी बातों पर हम बहुत चिंतन करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको। इसके बाद जो बैंकों ने मॉडल लेना है वो किस तरीके का लेना है, उनके बिग प्लान्स क्या हैं, इतनी भयावह स्थिति से निपटने का उनके पास प्लान है भी कि नहीं है, फिलहाल तो कोई दिखता नजर आ नहीं रहा है। उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं, सरकार पे निर्भर हैं, सरकार की सारी बातें मानी जा रही हैं। इस वक्त वो अपना फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पे बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से जो बैंकों की हालत है वो वाकई में चिंताजनक है। अब इसको पब्लिकली बस मान जानते सभी हैं, बस इसको ऑफिशियली एडमिट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो ये क्राइसिस आने वाला है, जो क्वार्टर 3 के बाद हमारी इकोनॉमी में शुरू होगा, स्टैगफ्लेशन कैसे आएगा हमारी इकोनॉमी, जिसने केन्जियन इकोनॉमिक्स को एक तरह से धराशायी कर दिया था। रॉबर्ट लुकास ने पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया था केन्जियन इकोनॉमिक्स को। और ये स्टैगफ्लेशन की वजह से सिर्फ जो 1960s में अमेरिका ने विटनेस किया था, तो सी रंगराजन जी ने भी कहा है, रघुराम राजन जी इस पे कहते रहते हैं, उस पर हमने बात की है अभी रिसेंट लेक्चर्स में बात की स्टैगफ्लेशन को लेकर, इंडियन इकोनॉमी में जो खतरा है। लेकिन वो स्टैगफ्लेशन भी आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। जो खतरनाक सुनामी, फाइनेंशियल डिजास्टर, टेक्टोनिक शिफ्ट इनके बैंकों की दिक्कतों के बाद आने वाला है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि जो रिस्क है, ऐसा कहना है मूडीज का, वो कॉर्पोरेट लोन्स का, वो कम हो गए हैं। 2012 से 19 के पीरियड में बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। और उसका जो आधार है वो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ने बता दिया, बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है जो फ्रॉड्स बढ़े। मैंने वो भी आंकड़ा भी कवर किया था 2 हफ्ते पहले कि कितने फ्रॉड्स बढ़े हैं, कितने परसेंटेज में बढ़े हैं, कितना अमाउंट उसमें बढ़ा है फ्रॉड्स का। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट बहुत, जिसको कहते हैं कैटेगोरीली एक तरीके से एक्सपोज
एक्सपोज कर रही है बैंकिंग्स की। जिस तरह से फॉरेंसिक ऑडिट पे उन्होंने कमेंट किया है, बैंक आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते लेंडर्स को लेके, उस पर बहुत तीखा कमेंट किया है। जिस तरीके से उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट की हर जगह अकाउंटेबिलिटी की बात की, अभी सारी एकेडमिक बातें हैं एक तरीके से। आरबीआई के पास इतना माइंड है कि वो सभी आसानी से करा सकते थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आरबीआई को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल ये था कि उस एनुअल रिपोर्ट को हमने एनालिसिस किया था, जिसको कहते हैं बैंक फ्रॉड्स के लिहाज से। आप उसको देखिएगा तो आपको और पता लगेगा कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। और बैंकों जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को उम्मीद है, फाइनेंस मिनिस्टर कह चुकी हैं कि बैंक्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, वो अपने कोर सेक्टर लैंडिंग की तरफ ध्यान दें। लेकिन इतना तो पहले लैंड कर चुके हैं, अगर वो और लैंडिंग, उसका सॉल्यूशन तो वैसे लैंडिंग ही है, लेकिन जितना लैंड करते हैं उसकी रिकवरी का कुछ परसेंट तो हो। या जैसे जेटली जी की बड़ी फेमस पॉलिसी थी, हेयर कट पॉलिसी ले आए। अगर आप माफी करेंगे, हेयर कट ही कराना है, आपको बैड लोन्स में ही तब्दील करने, तो फिर हाथ क्या लगेगा? तो इकोनॉमी सर्वाइव कैसे करेगी? क्योंकि वो कस्टोडियन है एक तरीके के बैंक पब्लिक की मनी का। तो देखेंगे इसको आगे किस तरीके से शेप होगा। कुछ ना कुछ तो इसमें किया जाएगा ही, और बहुत किया जाना चाहिए, नीड अभी है। और बाद में जैसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पेशेंट डाइड ऑन द ऑपरेशन टेबल, नहीं तो ऑपरेशन हमारा ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था। तो अब वैसे ही कुछ हमारी इकोनॉमी के साथ है। और जैसे मैंने इकोनॉमिस्ट का एग्जांपल दिया था कि जब रिसेशन आया था, ओबामा जी जो हैं वो, उनको एक इकोनॉमिस्ट ने एक बहुत बड़े गहरे गड्ढे में डाल दिया था, और वो उल्टी तरफ से खोदना शुरू कर रहे थे ताकि वो गड्ढे से बाहर आ जाए। तो वैसा ही वैसा कुछ हमारी इकोनॉमी में भी है। तो लीडिंग जो पास्ट ईयर्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्गर कंपनीज में हो गया। तो बैंक्स जो थे वो काफ़ी कंजर्वेटिव भी हो गए हैं, बहुत कॉशियस हो गए हैं। लेकिन कितने कॉशियस हैं, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब ये निकलता है कि एक तो सेक्टर से वो डील करेंगे जो जो से इफेक्ट हुए हैं पेंडेमिक से, और जो सेक्टर्स जो हैं, जो दो सबसे बड़े बताए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जो लोन्स दिए गए हैं फाइनेंस को, रियल एस्टेट कंपनीज को, ये सबसे ज्यादा लार्ज चंक बनाते हैं, लार्ज शेयर बनाते हैं बैड लोन्स का। ये मैं फिर से कहता हूँ, बैड लोन्स का आंकड़ों के लिहाज से पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बहुत डिस्कस किया है। तो इन दोनों सेक्टर्स के साथ जो बुनियादी समस्या है वो ये है कि इनको ऑपरेटिंग कैश फ्लो के चैलेंजेस ही धराशायी हो गए एक तरीके से, जो फाइनेंस के टर्म्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन को रन करने का बिल्कुल बेसिक होता है। तो उसको ही अगर ये शुरू करने की स्थिति में नहीं है तो ये बैड लूम्स में टर्न होने ही वाला है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद इकरा की बात करेंगे, इकरा ने कैसे इसमें किया है। 10 लोन का उनके पास चैलेंजेस क्या हैं, सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, बैंकों की स्ट्रेटजी क्या है, और इसके बाद वो क्या सजेस्ट करते हैं इकरा और मूडीज, फिर मेथड क्या है इसका, कैसे इससे निपटेंगे ये। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।